बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम न्यूज़ कैफ़े के लिए एक बहुत ही ख़ास मौजू का इंतखाब किया है, जिस हवाले से बड़े अरसे बाद जाके एक वाकई बड़ी तेज़ी से बात होना शुरू हुई मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे, और हर तबके में इस हवाले से बात होना शुरू हुई है। मैं बात कर रहा हूँ ख़वातीन पर बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात की, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से और इन पे होने वाले तशद्दुद को रोकने के हवाले से जो इस वक्त अवाम में तेज़ी आई है, जिसमें सिर्फ ख़वातीन ही नहीं मर्द हजरात भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इस हवाले से हर कोई अपनी अपनी ओपिनियन भी रखता है और मुख्तलिफ इसके हक़ाइक़ भी हैं जो आज हम अपने प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर इन तशद्दुद की बढ़ते हुए वाक़यात की क्या वजूहात हैं और किस तरह बहसीयत कौम हम सब मिल के इस पर काबू पा सकते हैं। हुकूमतों और रियासतों और अदालतों का क्या किरदार हो सकता है इस सारे मसले को सुलझाने के लिए, क्योंकि इस वक्त ये एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा मुसरत नियाजी साहिबा, जो कि एक तजियाकार हैं, सोशल वर्कर हैं और माहिर तालीम भी हैं। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और मेरे साथ जो दूसरी मेहमान मौजूद हैं, आप भी मुख्तलिफ सेक्टर्स पे अपना जो एक बेहतरीन किरदार है वो अदा कर रही हैं। ख़ास तौर पे सोशल एक्टिविस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक माँ भी हैं और ज़ाहिर सी बात है एक खातून भी हैं। तो हमारे साथ हैं सलमा आसिम साहिब, आपको खुश आमदीद, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात थी, एक माँ भी है और ज़ाहिर सी बात है खातून भी है। हाँ माँ, आप बताएं, आप माँ है? नहीं ना, देखिए उसके लिए औरत होना बड़ा कैसे है भाई? मगर मैं ख़वातीन के हुकूक का एक नुमाइंदा मर्द जरूर मैं। ये बात बिल्कुल सही है और हर दफ़ा है। और मज़े की बात है आज का भी जो टॉपिक आपने चूज़ किया है, थैंक यू सो मच टॉपिक चूज़ करने के लिए। मुसरत जी देखें, एक तासुर है कि जो तासुर था कि ख़वातीन पे जो तशद्दुद के, ख़ास तौर पे घरेलू तशद्दुद के वाक़यात हैं, ये पसमानदा इलाकों में ज़्यादा पेश आ रहे थे। मगर गुज़श्ता कुछ अरसे से देखा जाए तो इस्लामाबाद जैसा शहर और जितने हमारे बड़े शहर हैं वो भी महफूज नहीं है। वहाँ भी ख़वातीन पे कभी इज़्ज़त के नाम पे तशद्दुद किए जा रहे हैं, और वो बहुत वाक़यात ऐसे हैं जिसमें ख़वातीन को अपनी जान भी देनी पड़ जाती है। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई, बात दरअसल ये है कि ये लाजिम नहीं है कि तशद्दुद किसी गांव देहात में हो। मैं समझती हूँ जो तशद्दुद करने वाला मर्द है वो जहनी मरीज़ है। उसके लिए लाजिम नहीं है कि वो वेल एजुकेटेड होगा तो नहीं करेगा। देखिए, वेल एजुकेटेड का मसला ये है कि वो अपनी अच्छाई बुराई को लेके चलता है। मैं समझती हूँ ये तरबियत है इनिशियली स्टेप में माँ की तरफ से दी जाने वाली, कि जब अगर मेरी बहन सलमा बैठी हुई है या मैं मौजूद हूँ, अगर हम पहली स्टेज पर ही अपने बच्चों को, स्पेशल अपने बेटे को ये तरबियत दें कि बेटे आपके घर में आपकी जिस तरह की माँ का इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, अपनी बहन का करते हैं, दीगर अपनी रिश्तों का करते हैं, तो इसी तरह से माशरे में आने वाली जो आपकी बीवी है उसका भी एहतराम इसी तरह आप पर वाजिब है जिस तरह अपनी फैमिली मेम्बर्स का है। ये ना हो कि माँ का तो हम कह रहे हैं कि जी अदब है, और अगर बीवी आती है तो उस पर हम, अगर उसने खाना बनाया उसमें नमक तेज़ हो गई, मिर्चें अगर तेज़ हो गई, उठाया जी जूता या उठाया कुछ और उसको मारना शुरू कर दिया, तो ये पहला स्टेप जो है ना माँ उठाती है। और मैं ये भी नहीं कहती कि माँ जो है ना मुजरिम जना करती है, तो माँ, मैं समझती हूँ कि जब भी देखें तो माँ फूल जनती है। माँ कभी भी ये नहीं कहेगी कि मेरी गोद में जो बच्चा हो वो मुजरिम हो कल, ऐसा कभी भी नहीं है। लेकिन ये मुआशरा, या मैं समझती हूँ कि उस मुआशरे के अंदर बैठने से और अच्छे गैदरिंग में ना बैठने का भी एक चीज़ जवाज़ बनता है, और ऐसे लोगों को जो है ना तरबियत की ज़रूरत है। अच्छा, माँ का वैसे किरदार तरबियत में ज़रूर है, बड़ा वाज़ेह किरदार है। मैं फ़हीम भाई एक बात बताऊँ कि जब भी आप कहीं से भी गुजर रहे होते हैं और कोई बच्चा हो या बड़ा हो कोई गलत हरकत कर रहा होता है, तो हम दो लोगों को कसूरवार ठहराते हैं। ये दिए तरबियत इसकी माँ ने, ये दिए इसके उस्ताद ने, बाप का भी उतना ही किरदार है, किरदार है। लेकिन
किरदार बिल्कुल ज़रूर है, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ ना, शुरू से लेकर अब तक, अंबिया कराम के वक्त से लेकर अब तक जो है ना, औरत को हमेशा मैं समझती हूँ कि खैर वो हम नाउज़ुबिल्लाह कह ही नहीं सकते, और ना मैं कह सकती हूँ कि जो इज़्ज़त, जो मर्तबा, जो मुकाम मेरे नबी ने ख़वातीन को दिया, वो मर्तबा तो मैं समझती हूँ कि कोई मज़हब सोच भी नहीं सकता कि जब आप सल्लम की बेटी या आप सल्लम की जो दाई अम्मा थी, दाई हलीमा हमारी माँ, वो अगर भी तशरीफ़ लाती थी तो आप अपनी चादर मुबारक बिछा दिया करते। तो इससे बड़ा मर्तबा हमारे मज़हब में नहीं है। और दूसरी वजह मैं समझती हूँ थोड़ा सा मज़हब से दूरी भी है, मज़हब से दूरी भी है कि जी हम कुरान पाक को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम बड़े अदब एहतराम से चूम के रख दिया करते हैं, नहीं, हम उस पर अमल करें। और मैं समझती हूँ कि किसी भी चीज़ का मुमकिन हल जो है ना, वो हमारी कुरानी किताब है, उसको पढ़कर हम कर सकते हैं। और जो भी शख्स तशद्दुद औरत पे करता है, मैं कहती हूँ, मैं अपने लफ्ज़ों में कहूँगी कि वो मर्द ही नहीं है, ठीक, उसको मर्द कहने का हक ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि जो मर्द अपनी औरत पे तशद्दुद करता है वो ज़हनी तौर पे वो मरीज़ है, ठीक है। और दूसरा आपने एक ये कहा कि दीन से दूरी की वजह से भी हम नावाकिफ़ हैं ख़वातीन के उन हकूक़ से जो जिनके दीन हमें पाबंद करता है, ठीक है। और ये बात बड़ी वैलिड है। हमारे यहाँ ख़वातीन पे तशद्दुद के वाक़यात एक तरफ, मगर हम अपने आप को सब मुसलमान कहते हैं और हमारी ख़वातीन के जितने भी विरासत के मामलात हैं वो हमारे यहाँ ठीक तरीके से अदा नहीं होते। ख़वातीन को आज भी उनकी जायदाद में जो हिस्से हैं वो नहीं दिए जाते हैं। उनकी धूमधाम से शादी करवा के या जहेज़ दे के हम समझते हैं कि हमने सारा अपना काम कर दिया, जो कि एक बहुत गलत बात है। दीन आपको ये तालीम नहीं देता है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। खैर, एक वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं हम तो। और सलमा आसिम साहिबा से हम इसी हवाले से इनके ख्यालात जो हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं ख़वातीन पे होने वाले तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात के हवाले से। स्टूडियो में हमारे साथ मुसरत नियाज़ी साहिबा और सलमा आसिम साहिबा मौजूद हैं। वक्फे से पहले मुसरत नियाज़ी साहिबा से बात कर रहे थे, उनके ख़यालात जान रहे थे। इस हवाले से अभी हम बढ़ते हैं सलमा आसिम साहिबा की जाने। आपने ख़वातीन के मौके पे था तो आपने जो है ना पहले आसिम को लेकर ये पता चल गया, नहीं सलमा, ये भी पता चल गया कि कितना तशद्दुद है। ये दो ख़वातीन मेरे साथ ज़हनी तशद्दुद कर रही हैं, आप देख रहे हैं। अच्छा सलमा जी, वैसे हम बात अगर तशद्दुद की करें, तशद्दुद होता क्या है, ज़रा थोड़ा सा इस हवाले से भी मैं चाहता हूँ कि आप वज़ाहत करें। बिल्कुल, मुसर्रत साहिबा ने, जो मेरी बहन ने इतनी अच्छी बात की, जो शख्स एक औरत पे तशद्दुद करता है वो तो इंसान, वो मर्द तो क्या इंसान कहलाने के काबिल नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात अपने व्यूवर से ज़रूर कहूँगी, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं अपने दिल की बात करती हूँ। फ़हीम हमेशा से मैं कहती आ रही हूँ, थैंक यू सो मच कि ये बात करने का मौका मुझे मिलता है। और वो ये है कि ज़रा गौर से देखिए तशद्दुद होता क्या है। बहन बहन पे करती है, माँ बेटी पे भी करती है, सास बहू पे करती है और बहू सास पे करती है। इसी तरह हम अपने नौकरों पे तशद्दुद करते हैं, इसी तरह हम बेटों पे भी करते हैं। उनकी मर्जियों के खिलाफ उन पे जबर करना और उनको तकलीफ पहुंचाना, ये सारी चीजें हैं तशद्दुद तो हर मायने में। तो बात यह है, जब एक हाथ दूसरे हाथ को तकलीफ देता है वो मोमिन का हाथ हो नहीं सकता, वो इंसानियत रखता नहीं है अपने दिल में, उसके पास एहसास है नहीं। तो ये ज़रूर सोचिएगा, मैं अपनी बहनों से भी ये बात कह रही हूँ। और जहाँ बात की तशद्दुद के साथ साथ मुसर्रत साहिबा ने तालीम की, तरबियत की, वहाँ एक माँ का किरदार हमेशा से, वही हमने हमेशा बात की कि बच्चों की तरबियत जो है वो माँ का काम है। लेकिन आज मेरे भाइयों को ये बात समझनी है, जो हमारे यहाँ इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं जिन पे हम अभी बात करेंगे, जो इस्लामाबाद से एक तूफान उठा है, एक आंधी है, एक तूफान है जो पूरे मुल्क को लपेट में लिए बैठे हैं कि रोज़ एक नई बात आ जाती है हमारे सामने और हम उसके लिए बैनर्स लेके निकलते हैं और हम तकलीफ़ में होते हैं, हमें अपनी बेटियों का ख्याल आता है। तो ये मेरे भाइयों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। एक बेटे की तरबियत के लिए, एक नई नस्ल की तरबियत के लिए मर्द का अपनी बीवी के साथ रिएक्ट करना, उसका हुस्न सलूक,
घर के अंदर उसका वो कहते हैं ना किस अंदाज में वो रह रहा है, उसका बिहेवियर काउंट करता है, बच्चा ये सारी चीजें देखता है। आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे तो नहीं, अब बड़े होने के बाद, शादियां होने के बाद अपनी बीवियों पे तशद्दुद करते हैं। आपको पता है वो अपने बाप का रूप इख्तियार करते हैं। हमने कभी इस बारे में देखा ही नहीं। बाप जब उठते बैठते, तुमने ये खाना बनाया, उठा के रोटी फेंक दी, तुम्हें तमीज नहीं मेरी माँ से बात करने की, उस पर थप्पड़ लगा दिया, ठीक है, तुम्हारे बच्चे ने ये क्यों किया, ये दीवार पे पेंसिल से क्यों लिख दिया गया, टप माँ के मुंह पे चुपेड़ा। ये नहीं देखा कोई मेहमान आया, कोई गया, जो माँ सहमती रही है ना, वो किरदार वो देखता रहा और उसके बाद वो निभाता भी है। बाज़ औक़ात बहुत सारे बच्चों में ये रिएक्शन होता है कि मेरी माँ को तकलीफ पहुंचती है, अब सबको पहुंचती रहे। ये बहुत बड़ी ज्यादा मायने रखती है चीज, और यही बात आगे भी चल कर रहती है। अगर मैं केस का नाम ले लूं, जैसे नूर का केस है, इसमें माँ और बाप, मैं बाकायदा अपना वर्डिक्ट दे रही हूँ, दोनों गिल्टी हैं। क्यों कि उसके बाद उन्होंने देखा ही नहीं है हो क्या रहा था। तो ये तरबियत खाली माँ की नहीं है, बाप की भी है। उन्होंने ये देखा ही नहीं कि हमारा बेटा किस राह पर चल रहा है। और आप एक नई नस्ल के लिए अपने बच्चों की जो तरबियत कर रहे हैं, आपको एहसास ही नहीं होता दूसरे आने वाली बच्ची, या आप अपनी लड़की को इतना सपोर्ट कर देते हैं कि दूसरे की लाइफ मिजरेबल कर देती है। हरासमेंट खाली एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से होती है। आज हम अगर दो बहनें बैठी हुई हैं तो हम खाली औरतों की साइड नहीं लेंगे, हम अपनी औलाद के बारे में बात करेंगे, हम अपनी आने वाली नस्ल के बारे में बात करेंगे जो हम तकलीफ में से गुजर रहे हैं और हम खौफजदा हैं इस टाइम। मैं अपने बेटे के लिए बहुत खौफजदा हूं कि वो किसी की बेटी के साथ कोई ज्यादती ना कर जाए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरबियत दे रही हूं तो वो आके उसको इतनी मिजरेबल कर देती है कि वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है। सही। अच्छा मुसरत जी, देखिए अभी जैसे सलमा जी ने कहा कि इस्लामाबाद में ये जो वाक़या हुआ है, और इस्लामाबाद में हर आए दिन इस तरह के वाक़यात जो है ना सुनने को मिल रहे होते हैं, क्या आप इस बात से इत्तफाक करती हैं? मेरा ख्याल है कि ऐसा भी हो सकता है कि पूरे मुल्क में ही ऐसे वाक़यात हो रहे हों और सिर्फ इस्लामाबाद में रिपोर्ट हो रहे हों, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि सिर्फ इस्लामाबाद में इन वाक़यात की शरह ज़्यादा है और बाकी पूरे पाकिस्तान में कम है। नहीं, देखिए, अगर आपने फ़हीम भाई बात की है शरह की, शरह के लिहाज से तो मैं अगर सुबह के लिहाज से अगर आप मुझसे पूछें तो पहले, अब तो फटा नहीं है, लेकिन 2017 की बात कर रही हूँ, जो एक आखिरी जो रिपोर्ट थी, उसके अंदर कैलकुलेशन के हिसाब से फाटा नंबर 1 था, ठीक है। उसके बाद KPK था, उसके बाद बलोचिस्तान था, देन आपका और हमारा सूबा सिंध था। तो बात ये नहीं, रिपोर्ट असल में सोशल मीडिया बहुत फास्ट हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू अब जो TV के हाथ जो रिपोर्ट्स हो जाते हैं, और असल में इस्लामाबाद की वजह यह है कि वहाँ पे कुछ जो मयार है, कुछ ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, इस तरह के लोग हैं कि वो समझते हैं कि इस चीज़ को रिपोर्ट होना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को इसका प्रॉब्लम ना हो। मेरा अपना ओपिनियन जो ये है, लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो रेशो है वो बढ़ रहा है, आए दिन उस चीज की शिद्दत बढ़ती जा रही है, हालांकि कम होना चाहिए। तो ये तशद्दुद की वजह जो है, ये खवातीन खुद भी हैं क्या? देखिए उसकी वजह फ़हीम भाई, देखिए उसकी वजह पूरा मुआशरा है, ये नहीं कि सिर्फ खातून है या मर्द है, लेकिन मर्द भी हो सकता है। देखिए मैं बता रही हूँ, मरने वाला भी मर्द होता है, कोई ये बात तो नहीं है ना कि देखिए मैं अक्सर और बेशतर देख भी रही होती है न्यूज़ में भी, और अगर न्यूज़पेपर भी उठा के देखें कि फलां खातून ने अपने शौहर को कुल्हाड़ियों से मार दिया, अरे भाई उसकी हिम्मत कैसे थी, इसने जहर या कोई चीज मिला दी और औरत ने बिरयानी बना के बांट दी, मतलब वो चीज है ना, अब खिला दिया। ये तशद्दुद दोनों साइड से, लेकिन इसमें मैं बिल्कुल एडमिट करूंगी कि जितना तशद्दुद जो बर्दाश्त खातून कर रही है हमारे मुआशरे में, देखें अगर कोई मर्द है वो किसी खातून से, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, उससे शादी करना चाहता है, वो इनकार कर देती है तो कहते हैं जो जी अब आप मुझसे शादी नहीं कर रहे तो किसी और के काबिल नहीं, आपने उस पर तेजाब डाल दिया। तो मुझे बताएं कि ना ये मर्दानगी है, ना ये हमारे मजहब ने इसकी तरबियत दी है, और ना ही कोई माँ और ना ही कोई उस्ताद ये तरबियत देता है कि आप ये हरकत करो। तो मैंने कहा ना कि वो सलूक करता है। देखिए कानून हमारे यहाँ, देखिए मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहूंगी, बड़ी माजरत के साथ ये कहूंगी कि कानून के अंदर अगर इसके अंदर ये केसेस अगर तवातुर का शिकार ना हो, तवील तर ना होते जाएं, इनको बहुत जल्दी, जैसे मतलब आप समझ लें कि हमारे यहाँ कहते हैं जी 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर इस केसेस को निपटा दिया जाए तो शायद उस तरह की सजाएं उनको मिले। असल में सजा का रेशो जो है ना, मैं समझती हूँ तशद्दुद का या जो भी इस किस्म की खवातीन पे है, वो आई थिंक 3% है, जो बहुत
कम है। अगर सजाएं स्पीडली दी जाए और उनका रिपीटली उसका जो रिप्लाई हो, एक्शन हो, तो मैं समझती हूँ कि बेहतरी आ सकती है, जल्दी तेजी से बेहतरी आ सकती है। देखिए हमारे यहाँ लेजिस्लेशन भी होती है और लेजिस्लेशन हुई भी, ऐसा नहीं है, लेकिन उस पर देखिए इम्प्लीमेंट है। अगर खुदा न खास्ता किसी बच्ची के साथ किसी खातून के साथ कोई प्रॉब्लम्स होती है और वो उसकी रिपोर्ट करने के लिए थाने जाती हैं, तो थाने जाती हैं तो सबसे पहले जो है ना उससे इस किस्म के क्वेश्चन नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। एक मेल जो बैठा हुआ होता है, एसएचओ है या उसका एडिशनल है, वो इस किस्म के क्वेश्चन करता है कि खातून जो है ना उसको रिवर्स गियर लगा के वापस चली जाती है और अपना जो केस है वो रिपोर्ट नहीं करती। सही। अच्छा मुसरत जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि ख़वातीन अपने आप को बड़ा कमज़ोर और बेबस समझती हैं और उनके अंदर खुद एतमादी की भी कमी हो, जिसकी वजह से वो अपने हक के लिए वो खड़ी ही नहीं हो पाती हैं। एक वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं तो फिर आप दोनों मेहमानों की राय इस हवाले से हम जरूर लेंगे। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं ख़वातीन पे तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात के हवाले से। मुसरत नियाज़ी साहिबा और सलमा ज़फ़र आसिम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सलमा जी, वक्फे से पहले ऐसे बात हो रही थी, मुसरत जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर वक्त पे इंसाफ मिल जाए मज़लूम को तो उससे ये शरह जो है ना मजीद कम हो सकती है और बड़ी तेजी के साथ कम हो सकती है। मैं चाहता हूँ आप यहीं से बात को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू कीजिए। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगी। आपके घर के अंदर एक बच्चा चोरी करता है और उसे माँ छुपा लेती है, उस चोरी को बाप से छुपाती है। माँ बहुत बड़ा गुनाह होने के लिए, अगला जो आने वाला गुनाह है ना उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा, उसको पनपने देती है। नॉर्मली यही बात है। और इसी तरह अगर बाप सजा देता है तो बाप के जाते साथ ही माँ खाना ट्रे में लगा के लेके जाती है और प्यार करती है, अच्छा बेटा, प्यार से समझाती है। तो वो जो उस टाइम प्यार से समझाना है ना, वो उसके लिए जहर कातिल है, बिल्कुल। क्यों? फिर उसकी वो जिंदगी में वो कभी वो सीख ही नहीं सकेगा मुझे मार क्यों पड़ी थी और मुझे सजा क्यों है। इसी तरह हमारे, मैं बड़ी माजरत के साथ कह रही हूँ अपने हुकूमती तमाम अदारों को, और ख़ास तौर पे खान साहब आपसे कह रही हूँ, एक रिक्वेस्ट है मेरी बहुत छोटी सी, बींगा बहन बेटी इस कौम की आपसे एक रिक्वेस्ट करती है कि पहली बात तो ये कि पुलिस तक कोई केस पहुंच नहीं पाता। हम वर्बली इस बात को कि मेरे साथ ज्यादती हुई है बाहर खड़े होकर बहुत सारे लोगों के सामने कह नहीं सकते। मुआशरे का खौफ, अपनी इज्जत एक खो देने का खौफ, मेरे माँ बाप पे क्या गुजरेगी, मेरे बहन भाइयों पे क्या गुजरेगी, इन सब से लड़ते झगड़ते जब हमें थाने पहुंचते हैं, पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, वहाँ बहुत सारे मर्द हमारी तरफ देख रहे होते हैं और एक तकलीफ में से गुजरी हुई औरत जो कि मर्द के हाथों सताई गई है, वो किसी दूसरे मर्द पर यकीन नहीं रखती, अपने बाप और भाई पे भी नहीं रखती। ये भी आपको बता दूं। आप लोगों को लगता है शायद हम उनके कंधों पे हाथ रखकर चल रहे हैं, हमें उनसे भी बेयकीनी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर वहां खुदा के बंदे हमारी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और हमारा केस पढ़ने के बाद और हमारी चोटें देखने के बाद और हमारा MLC की रिपोर्ट देखने के बाद कोई आकर हमारे साथ खड़ा हो जाता है और उस दरिंदे को उठाकर कैद करता है, वो रिपोर्ट मैं आपको पहले बता दूं करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आज मेरे साथ ये हो रहा है, कल मेरी बेटी के साथ ना हो, आज मेरे साथ ये हो रहा है, कल मेरे हमसाये की बेटी के साथ ना हो। अगर हम मुआशरती लिहाज से अपने इस फर्ज को पूरा कर रहे हैं और अपनी तकलीफ का इजहार कर रहे हैं, अपना तमाशा बना रहे हैं, तो और पुलिस वाले हमारा साथ देने पे आ भी, फिर सजा में इतनी ताखीर क्यों? फिर क्यों नहीं टांग दिया जाता उन लोगों को कि जो बहुत वाजिया तौर पे, मैं आपको साफ बता दूं, ये इस टाइम इतना वर्बली जो इस्लामाबाद में शोर मचा, उसमें बचने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे बच्चे खौफजदा हो गए हैं। जो दोस्त हैं उन बच्चों के जिनको तकलीफ पहुंची है वो वोकल हो गए हैं बहुत ज्यादा, और शायद उस बच्ची के माँ बाप इतने स्ट्रांग हैं कि आप उन्हें चुप नहीं करा सके, जो मुजरिम है वो उन्हें चुप नहीं करा सके। लेकिन स्टिल आपके एक फोन कॉल या आपके एक हुक्म की ताखीर है, शायद प्लीज कह दीजिए कि सजा दे दें, क्योंकि आप उनके पेरेंट्स को फिर स्ट्रांग कर रहे हैं, वो अपने दुपट्टे के पीछे छुपा रही हैं उनको। ये मैं साफ कर रही हूँ। एक छोटी सी बात कहूंगी, होता कुछ भी नहीं है चीजें। अभी हम एक और केस पे बात करेंगे। ऐसा क्या हो जाता है कि अगर मुझे किसी ने तकलीफ दी है, मैं बजाय थाने पे जाने के उठ के उसके मुंह पे थप्पड़ मार देती हूँ, उठ कर उसका गिरेबान पकड़ लेती हूँ, शायद अपनी गाड़ी से टक्कर भी दे दूंगी। क्यों?
मजबूर हो जाता है इंसान। कहते हैं जब इंसान को अपनी कोख का डर लगता है ना, तब मजबूर हो जाता है। आप अपने लिए कभी नहीं खड़े होते। एक छोटा सा वाकया है, ये बता रही हूँ। मैंने अभी जो शो किया है उसमें एक उबर ड्राइवर मुझे मिली थी, फीमेल। फ़हीम, हमने बड़े शोज़ किए हैं, हमें कभी ये बात समझ नहीं आई थी कि डोमेस्टिक वायलेंस औरत बर्दाश्त क्यों करती है। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस में औरत अपने इर्द गिर्द के सहारों की तरफ नज़र उठा के देखती है। मेरा साथ दे रही एनी का केस, वो माँ बाप के पास जाती रही हैदराबाद में, बार बार तरले करती रही। कुरतुल नैनी जो पीछे जो बच्चों की माँ जो बार बार कहती रही मुझ पे जुल्म होता रहा, किसी ने उसकी नहीं सुनी और उसे वापस कान से पकड़कर ससुराल छोड़ कर आते थे। सही। लेकिन ये डोमेस्टिक वायलेंस था। उस बच्ची ने मुझसे कहा डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त कर लेती है औरत, अपनी ज़ात पे हो रहा है, शरई वायलेंस बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि वो उसकी औलाद पर होता है, उसके किरदार पर और उसकी औलाद पर होता है। सही। मुसरत जी, जिस तरह अभी सलमा जी ने कहा कि एक औरत जो है वो घरेलू तशद्दुद बर्दाश्त कर लेती है, देखिए माहिरीन का ये भी कहना है कि हमारे यहाँ ख़वातीन अपने आप को बड़ी कमज़ोर और बेबस समझती हैं, इसलिए वो चुपचाप जो है वो इससे पहले कि वो अपने जुल्म जो होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उस तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, अपने हक़ के लिए खड़ी हों, वो खामोशी से उसे बर्दाश्त करती रहती हैं, क्योंकि एक इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना। फिर उसके अलावा एक चीज़ और भी मैं साथ जो सलमा जी ने कही वो मैं मेंशन करता चलूँ कि ख़वातीन को शायद इस चीज़ का या हम लोगों को इस चीज़ का यकीन हो चला है कि अगर हम अदालतों में या कहीं जाके आवाज़ उठाएंगे तो कुछ भी नहीं होना, इन दी एंड जो है ना वो हमें खुद ही करना है। तो ये देखिए फ़हीम भाई, बात दरअसल ये है, मैं नहीं समझती हूँ कि औरत कभी कमज़ोर होती है, बिल्कुल नहीं होती है, नहीं समझती हूँ कमज़ोर है। उसकी रीज़न क्या है कि उसके जो जिन धागों से वो बंधी हुई होती है ना, वो रिश्ते कमज़ोर होते हैं। वजह यह है कि अल्लाह ना करे कि माशरे में किसी भी खातून के साथ हो जाता है, जिस तरह सलमा ने कहा मेरे साथ फलाने का, मतलब किसी अपने पर एग्जांपल दे देते, मैं अपने पर एग्जांपल नहीं दूंगी, कभी भी नहीं दूंगी, नो नेवर, कभी नहीं दूंगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को इतना स्ट्रांग समझती हूँ, चाहे मेरे इर्द गिर्द मेरा घर वाले या फैमिली हो या ना हो, मैं बिल्कुल हूँ, मजबूत हूँ। दूसरी वजह ये कि कमजोरियाँ क्या होती हैं कि अगर मैं अल्लाह ना करे मेरे साथ कुछ ज्यादती होती है तो मैं उस डोरी से बंधी हुई हूँ कि मेरी जवान बहन अगर घर में मौजूद है तो उसका रिश्ता नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है, जब मैं पुलिस स्टेशन से लेकर अदालत के अंदर तक जब तक जाऊंगी, मुझसे वकील जिस किस्म के क्वेश्चन करेगा उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। माशरे की जो नजरें मेरे ऊपर होंगी, जो माशरे की नजर मेरे ऊपर होगी, किसी भी खातून के ऊपर होगी, वो ना काबिल कबूल है। जो गली मोहल्ले से वो बच्ची हो या औरत हो या मैं हूं या कोई भी हो गुजर रही होगी, जो उनके जो रिमार्क्स होंगे वो काबिल कबूल नहीं होंगे। अगर उसकी बेटी घर में जवान मौजूद है, उसकी शादी नहीं हो सकेगी। इन चीज़ों से बेचारी खातून जो है ना रिवर्स हो जाती है, इन चीज़ों में कमज़ोर है, और जब मुआशरे में सामने आ भी जाए तो उसे उस चीज़ का भी खौफ होता है फ़हीम भाई कि मेरे इलाके में, मेरे ख़ानदान में लोग कहेंगे लो जी इतनी ख़राब ज़ुबान इसने इस्तेमाल की कि हमारे तो ख़ानदान की नाक कट जाए। तो इन चीज़ों की वजह से भी ना काफ़ी सारी अदालतों में जाते हैं, तलाक हो सकती है, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। वो भी एक अलग परेशानी है औरत के ऊपर। जिस तरह मेरी बहन ने कहा कि अगर हम जैसी, मेरे जैसी, सलमा जैसी और भी कैसी स्ट्रॉन्ग खवातीन हो, वो कुछ भी कर सकती हैं भाई अपने ऊपर जुल्म के खिलाफ, उन्हें मसला नहीं है, कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन हम जैसी मजबूत खवातीन भी उस जगह पे आके रुक जाएंगी जहां जो रिश्तों की जो डोरे हैं ना, वो हमारी अगर खराब हुई, बेटी का रिश्ता नाजुक है, बहन का रिश्ता, माँ का रिश्ता, बाप की पगड़ी का रिश्ता, ये तमाम चीजें, भाइयों का, शौहर का, ये तमाम चीजें जो है ना औरत को कमजोर कर देती हैं। ठीक है, अच्छा चले ये बताइए कि क्या एक छोटा, जी बताइए। लेकिन नुसरत ये भी तो है ना, हम सारी जिंदगी अपने पे गुजार देते हैं और उसके बाद अल्लाह ना करे आप घर में बेटी है, उस पे वही जबर होते हुए देखते हैं। मैं कहती हूँ वही जख्मी औरत जो सारी जिंदगी खामोशी से रिसती रहती है, उस टाइम मर्दों को देखना चाहिए कि वो शेरनी कैसे बनती है, वो नोच देती है। फिर ना उसे भाई की इज्जत याद रहती है, ना उसे बहन याद रहती है, ना उसे दूसरी बेटी का रिश्ता याद है, उसे सिर्फ उस टाइम अपनी बेटी दिख रही है। तो वो जख्मी उस टाइम होती है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो वो शेरनी औरत जो है वो अपनी दफा नहीं बनती, अपनी जब उसकी बहू आती है तो वो जालिम सास क्यों बन जाती है? ये भी है। देखिए हर पांचों दोनों हाथों में
ना 5 उंगलियां बराबर नहीं है। सही बहुत मैंने सबसे पहले ये बात की कि औरत ही है जो औरत पे जुल्म करती है। इवन ये कि जब बेटा जुल्म कर रहा होता है अपनी बीवी पे, तो तब उसका कौन साथ दे रहा होता है? साथ है, क्यों वो औरत नहीं होती? क्यों नहीं मुंह तोड़ देती? क्यों नहीं घर से निकाल देती? क्यों नहीं थाने में भर्ती कर देती? क्यों नहीं रिहैब में डाल देती? क्यों डाल देना? एक माँ का जाके एक बयान देना पुलिस स्टेशन में और वो बंदा बंद हो जाएगा। You're right. अच्छा मुसरत, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफे में आज हमारे साथ मुसरत नियाज़ी साहिबा और सलमा ज़फ़र आसिम साहिबा मौजूद हैं। आज बात हो रही है ख़वातीन के ऊपर होने वाले तशद्दुद के हवाले से और ख़वातीन के ये हकूक़ के हवाले से बात हो रही है। वक्फे से पहले हमने मुख्तलिफ़ पहलुओं को ज़ेर बहस लाए हैं हम लोग, और अभी जो वक्फे से पे जाने से पहले जो बात हो रही थी सलमा जी, वो ये थी कि हमारी जो ख़वातीन हैं जो हमें टीवी ड्रामाज़ में नज़र आती हैं, जिनके ऊपर इतना जुल्म हो रहा होता है, तो ये जो ड्रामाज़ हैं वाकई हमारे जो माशरे में जो ख़वातीन रहती हैं उन्हीं की अक्कासी करते हैं और वो ख़वातीन पे वाकई जुल्म हो रहा होता है। कभी किसी ज़माने में अम्मी ने सिंड्रेला की कहानी सुनाई थी, तो हमने उसी को वो कहते हैं रिफॉर्म और अपनी इस कहानियों का हिस्सा बना दिया। दैट्स अलिफ लैला वाली कहानियाँ। और लेकिन ये है कि आपने उसी में वैम्प भी देखी है, ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो सारी कारीगरी करती हैं, जो काला जादू भी कर रही हैं और दूसरे का घर भी तोड़ रही हैं, कि बहन को तलाक करवा रही हैं। ठीक है, तो ये वो भी एक औरत का किरदार है। बिल्कुल सही है। तो इसलिए ये बात मत कहें, हर ड्रामे में एक विलन औरत भी होती है। ऐसा मुझे बताएं, उसमें ये दो चीजें चले। थैंक यू सो मच, ये तो बात होगी। हम ड्रामे के अंदर ना अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छाई दिखाते हैं तो बुराई भी दिखाते हैं, अगर बहुत बुराई दिखाते हैं तो थोड़ी अच्छाई भी दिखाते हैं। तो ये आज फ़हीम ने बता दिया। लेकिन ये बात हक़ुल्लाह है, हमारे पाकिस्तान की जितनी बेटियां हैं वो बहुत समझदार हैं, क्योंकि उनकी माएँ बहुत साबिर और शाकिर रही हैं और उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि हमने बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ चीज़ों को, दूसरों के दिलों को जीतना है, उन्हें मोल्ड करना मैं एक बात बताऊं, औरत हालात बदलना चाहे, मैं तमाम के लिए नहीं कह रही, कुछ घर बहुत ख़तरनाक है उनकी बात नहीं कर रही, बदलना चाहे तो बदल जाते हैं। मैं अपनी बात करती हूँ, मैं जिस घर के अंदर आई थी बहुत सारे लोग थे और अचानक ही मुझे ढेर सारे लोगों को देखना पड़ा, तो मुझे समझ ही नहीं आई थी कहाँ हम अम्मी के साथ 2 बहनें रह रही हैं, लेकिन खामोशी। अम्मी ने ये बात की, पहले सीखो तो सही, देखो तो सही चाहते क्या हैं। वो जो चाहने में एहसास हुआ कि हर चीज में मेरी बेहतरी थी। आज मैं जिस मुकाम पे, अम्मी की तमाम, मेरी सास की तमाम सख्तियां भी हैं, बिल्कुल सही, तमाम डांटे भी हैं, लेकिन बड़ों की सख्तियां जरूरी हैं। वो पंजाबी की ना एक मिसाल थी, बचपन में वो सुनने को मिला करती थी कि मापियो दियां गालां क्यों दियां नाला। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ ख़वातीन के हुकूक़ के लिए इस वक्त जो आवाज़ उठना शुरू हुई है माशरे में, इसको ज़रा मुख्तलिफ़ पहलुओं में हमने देखा है। जैसे जो पढ़ी लिखी और कुछ मॉडर्न ख़वातीन हैं, वो जब ख़वातीन के हुकूक़ की बात कर रही हैं तो उसमें हमने देखा कि मर्दों की एक बड़ी तादाद उनके साथ भी खड़ी है और एक बहुत बड़ी तादाद उनके खिलाफ भी खड़ी है। खाली मर्दों की नहीं, औरतों की भी, ख़वातीन की भी। और तो आप ज़रा इसको कैसे देख रही हैं कि वो जो दीनी तालीम हासिल करने वाली ख़वातीन हैं वो ख़वातीन के हकूक़ को किसी और तरह से पोर्ट्रे कर रही हैं, और जो मॉडर्न ख़वातीन हैं, ये मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मर्दों से दुश्मनी का भी सरेआम ऐलान किया जा रहा है। इस असल में बात सिर्फ एक इतनी सी है, जो दीनी बहनें मेरी कह रही हैं, जो दीन के साथ बहुत जुड़ी, अल्लाह हम सबको जोड़ कर रखे, वो सिर्फ इतनी बात है, सूरह निसा पढ़ लीजिए। जो हकूक मेरे दीन ने दिए हैं, जो मेरे नबी ने सिखाए हैं, उससे बढ़कर चादर चार दीवारी इज नॉट दैट अंदर बंद हो गए आप, उसके हकूक, चाहे आपको आपकी विरासत है, चाहे आपका नान नफका है, चाहे डिवोर्स से पहले, मतलब जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी, चाहे शादी के बाद, चाहे तलाक होने के बाद, चाहे आप बेवा हो गए हैं, तो वो तमाम चीजें अल्लाह ताला ने सिक्योर कर दिया था औरत, ठीक है, कर दिया हुआ है, मौजूद है, ठीक है। और नबी पाक ने ये बात से कहते, वो कहती हैं जब दीन ने कह दिया तो ये 4 औरतें पेंटे पहन के, साड़ियां पहन के बाहर निकल के ये बात क्यों कर रही है। लेकिन एक बात बताऊं फ़हीम, तुमने और मैंने भी बहुत सारे इस पे शोज किए हैं। मैं एक बात हूँ, जो एजेंडा है फेमिनिज्म का, जो एजेंडा है, इट्स नॉट रॉन्ग कि मजलूम औरत पे जुल्म ना हो, ठीक है, उसको वोकल करवाया जाए। पुलिस स्टेशन में जो खुदा न खासा किसी के साथ ज्यादती होती है, रेप होता है, तो उसको बहुत लॉन्ग प्रोसेस से ना गुजरना पड़े, कोई उस पर हाथ उठाता है, डोमेस्टिक वायलेंस उसे ना बर्दाश्त करना पड़े, ये सारी चीजें उसको सिक्योर करने के लिए। लेकिन वो जो एजेंडा पे हर एक अपना है ना,
उसको किस तरह से उन्होंने लिया है और किस तरह उसे पेश किया है, वो चीज़ गलत हो गई। किसके अच्छा एक बात बता दो, जो गांव में औरत बैठी है या कोई छोटे शहर की लड़की है, उसे पता चलेगा औरत को आज़ादी मिलनी चाहिए। किस चीज़ की आज़ादी? क्या घर से भाग जाए? किस चीज़ की आज़ादी? इसका मतलब है अब वो जीन्स नहीं पहन सकती, इसका मतलब औरत को जीन्स पहननी चाहिए। वो फलां चीज़ नहीं करती इसलिए वो चीज़ करनी चाहिए। वो खाना पका के देती रहती है, नहीं अब मर्द को खुद खाना पकाना चाहिए। इस तरह ये एजेंडा बिगड़ गया। इसका रूप नहीं, अरे भाई बहुत कुछ खुद गरम करो, खुद गरम को पका तो मैं रख रही हूँ। लेकिन ये है कि बात सिर्फ कि किस तरह परसीव किया जा रहा है, मैसेज किस तरह परसीव किया जा रहा है, ठीक है। और फिर एक और बात आती है, थोड़ा सा हमारे मैं दूंगी तो मैं कहेंगे अगर मैं दीन की, जैसे मैंने बात की, अरे इसने सर पे दुपट्टा नहीं लिया, ये किस तरह दीन की बात कर रही, अरे इसने तो पैंट पहनी, इसके तो अपना मियाँ कोई नहीं है, तो ये किस तरह मुझे घर चलाने की बात बता रही है। ये फर्क जो है हमारे मुआशरे का ना, ये हमारी बात को समझना ही नहीं और समझने देता भी नहीं। एक चीज़ ज़रूर है, हमारे अल्लाह ज़िंदगी दे हमारे घर के आदमियों को, मेरे मुल्क के सारे बच्चों को, बहुत अच्छे। ये पलट कर तो देखें, इन औरतों को सिक्योर करने के लिए वो जो दीवार बनी हुई थी वो आप मर्दों ने ही तो बना कर रखी थी। सबसे बड़ा फेमिनिज्म का और खवातीन की जो आवाज है वो फहीम अब्बास सामने बैठा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं दिल से कह रही हूँ, दर्जनों शोज कर चुके हैं हम इस हवाले से, कितने हमने किए हैं इसके हवाले। अच्छा मुसर्रत जी, आप क्या अपने ख्यालात रखती हैं इस हवाले से? ये फेमिनिज्म के जो दावेदार, नहीं चले छोड़े इन सारी बातों को वापस आते हैं, ये जो खवातीन के हकूक़ के लिए जो मॉडर्न जो मर्द हजरात और खवातीन जो आवाज़ उठा रही हैं, आप इनको किस तरह देखती हैं? क्या इनके नारे और वो बिल्कुल सही हैं, वो नुमाइंदगी करते हैं? ये सब खोखले नारे हैं जी, खोखले नारे, बिल्कुल जी खोखले नारे हैं। वो सिर्फ दिखलावा है। मैं समझती हूँ कि अगर कोई सही मायनों में हम ये कह दें कि किसी भी एक, मैं खुद उनको देख चुकी हूँ, किसी एक खातून को अलिफ बे जीम कोई भी नाम ले ले, तो उसको देख के हम इतना उसको लपेट के जीना उसकी तशरीह कर रहे होते हैं, उसको इतना बिगाड़ पैदा कर रहे होते हैं। तो देखिए बात एक लिमिट में की जाए, जिस तरह सलमा कह रही है, बात लिमिट के अंदर की जाए। ये ना हो कि हम कहें कि जी जिसने सर पे दुपट्टा ओढ़ा है, जिसने बुरखा वेयर किया है वही इस्लामी एतबार वाली है, या जो बग़ैर मतलब दुपट्टे के हैं वो इस्लाम से बहुत दूर है। देखिए ये वेयरिंग पे मत जाए, हाँ सही है, ये अल्लाह और बंदे का मामला है। लेकिन हमारा जो इस्लाम या हमें जो तहजीब सिखाई जाती है उसके हिसाब से हो। कम से कम जिन खवातीन के या जिनके नारों की आप और सलमा बात कर रहे थे, उसकी तरफ तो मैं ध्यान ही नहीं दे सकती हूँ। जो वो नारे दर्ज थे उससे शर्म से ना आंखें झुकती हैं, सर उठता नहीं है खवातीन का। अपना मौजा खुद तलाश करो, ये देखना कैसा आइडिया। बहुत सारी चीजें जो नहीं कही जा सकती, मैंने कहा ना बहुत सारी चीजें ऐसी जो नहीं कही जा सकती हैं। लेकिन मैंने क्या कहा है कि देखें, अल्लाह पाक ने जो औरत को मर्तबा दिया है वो किसी मर्द को नहीं दिया। औरत माँ है और उसके पांव तले जन्नत है। इससे बड़ा रुतबा और औरत के लिए क्या हो सकता है? अल्लाह पाक ने और मेरे नबी ने दोनों को, मर्द को और औरत को बराबर मुकाम दिया है। शरई तौर पे हमें जायदाद में हक का दिया है। तमाम चीज़ें बराबर की सतह पर है। ये चीज़ वो नहीं है कि देखें एक अगर बेटी पैदा हुई है तो कहें जी ओ बेटी पैदा हो गई, बेटा अगर हो गए तो खुशी का इजहार करें। मैं कहती हूँ इस दौर में, ये शुरू से लेकर अब तक, जो बेटी अपने माँ बाप का या घर वालों का ख्याल कर सकती है, शायद बेटा ना रखता हो। मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, बेटे नहीं रख पाते, इसलिए कि उनकी वजूहात भी हैं। मैं देख ज़ाहिर बात है वो रोजगार तलाश कर रहा है, अपने बच्चों में है, लेकिन ये सब कुछ औरत भी कर रही होती है, लेकिन वो अपने माँ बाप पे जान निछावर करती है। दूसरी बात फ़हीम, मैं ये भी कहूँगी, मैं मर्द के लिए ये ना कहूँ तो मैं बड़ी गलत हो जाएगा, ज़्यादती होगी। अगर मैं आज इस मुकाम पे हूँ तो उसके पीछे मेरे वालिद का हाथ है। मैं इस मुकाम पे हूँ तो उसके पीछे मेरे शौहर का हाथ है। अगर मैं इस मुकाम पे हूँ तो उसके पीछे मेरे बेटे का हाथ है। इस चीज़ को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस बात में बिल्कुल कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई बच्ची पढ़ भी रही होती है तो उसको यूनिवर्सिटी तक लेके जाना, हम देखते हैं कितने बूढ़े बाप और भाई जो हैं वो बाकायदगी से जिम्मेदारी के साथ जो है वो बच्चियों, बेटियों, बहनों की जी हाँ, तो तालीम जो है वो उन्हें दिलवा रहे होते हैं। फिर हमारी सोसाइटी में
बहुत सारे ऐसे लड़के हैं ज़्यादातर जो अपनी शादी नहीं करवाते तब तक के जब तक हमारी बहन की शादी ना हो जाए, और बाप के और भाई के किरदार ही नहीं, हम जितनी ख़वातीन जो शादीशुदा ख़वातीन इस वक्त अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं और अपने कंपनी की बॉस हैं, बहुत मतलब उनके पीछे भी उनके शौहर का बहुत बड़ा हाथ है जो उन्हें बाकायदा सपोर्ट करते हैं। तो मर्द का भी एक किरदार है इसमें, जिस तरह कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है ना, इसी तरह कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ है और उसके घर का मर्द का। और हमारे शो की कामयाबी में भी एक वक्फे का हाथ है, वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे में, हूं फ़हीम अब्बास और ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में इजाफे के हवाले से आज न्यूज़ कैफे में हम बात कर रहे हैं। मुसरत न्याजी साहिबा और सलमा ज़फ़र आसिम साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अच्छा मुसरत जी, ये बताइए मुझे कि जो घरेलू तशद्दुद है जिसमें मियाँ बीवी की लड़ाई जो है, ये एक बड़ा एक मेजर पार्ट है इस चार दीवारी के अंदर होने वाला जो तशद्दुद है ख़वातीन पे, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि किस तरह इसमें कोई बेहतरी लाई जा सकती है? ठीक है, जो अदालतें कानून बनाएं, शिकायत मतलब रिपोर्ट हों और वो जो हो वो एक अलग बात है, मगर उसके अलावा कुछ तरबियती अंदाज से मैं जानना चाहता हूँ, क्या हम अपनी एजुकेशन में ऐसी चीज़ शामिल कर सकते हैं जिसमें एक मर्द और औरत को साथ रहने के हवाले से, या जो हमारे जो आइडियल कपल्स हैं हमारे रिलीजियसली जो हमें उनकी स्टडीज़ जो है वो करवाई जाए, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने असहाब हैं, मतलब कुछ इस तरह का एक वो होना चाहिए अलग से तरबियती सिलसिला। नहीं, मैं तो समझती हूँ कि बिल्कुल स्कूलिंग से लेकर कॉलेजेस तक ऐसा टॉपिक लाजिम होना चाहिए जिसमें हम अपनी बच्चियों को और बच्चों को बाकायदा तरबियत दे सकें कि बेटे अगर आपने बड़े होना है तो आपने माँ का रोल किस तरह अदा करना है, और अगर लड़का है तो आपने बाप का रोल किस तरह अदा करना है, बीवी के साथ आपके क्या हकूक होने चाहिए, शौहर के साथ आपके साथ क्या होना चाहिए। देखिए ताली फ़हीम दो हाथ से बजा करती है, कभी एक नहीं कि मर्द जो है ना बहुत बुरा है और औरत बहुत अच्छी है जो मजलूम है, घर के अंदर पिट रही होती है। औरत अगर पिट रही होती है तो अपनी जुबान की वजह से, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, और मर्द जो अगर इस तरह की हरकतें कर रहा होता है तो फजूल की जो उसकी बाहर की जो टेंशन होती है वो घर पे आकर उतार रहा होता है, और वो समझ रहा होता है कि अगर किसी बॉस ने डांट दिया, कहीं बाहर से गुस्सा है तो वो आकर अपनी बीवी पर तशद्दुद की सूरत में कर दे, तो बहुत ज़्यादा गलत है और इसको ख़त्म होना चाहिए। और इसको बेसिकली ख़त्म कौन कर सकता है? लड़के की माँ और बेटी की माँ। ख़त्म वो इसलिए कर सकते हैं कि वो बेटी की तरबियत। सलमा ने एक बात की कि बार बार भी ऐसा ना करो कि अगर बेटी आपको शिकायत कर रही है कि मुझ पर तशद्दुद हो रहा है, ससुराल की तरफ से शौहर कर रहा है, देवर कर रहा है। मैंने यहाँ देखा है कि गांव देहातों में उठ के देवर अपनी भाभी को मारना शुरू कर देता है, अपना ससुर मारना शुरू कर देता है। भाई किस कानून के तहत? मर्द को भी इख्तियार हासिल नहीं है कि आप मारें, क्यों मारें? आप तशद्दुद तो नहीं है ना, हमारे मजहब ने तो ये नहीं सिखाया। जब मजहब ने ये नहीं सिखाया तो फिर हम नाम के मुसलमान तो नहीं है ना। तो फिर उन चीज़ों पे अमल करें। जो देखें, एक मर्द अगर अपनी बीवी पे तशद्दुद कर रहा है तो वो ये सोच ले कि उसके घर में बेटी है, कल अगर वो किसी के घर में जाती है और उस पर तशद्दुद होता है तो वो क्या सोचेगा, और उस वक्त उसकी ज़हनी कैफियत क्या होगी कि मेरी बेटी पिट कर आ रही है, मेरी बेटी को कोई मार रहा है। जब अगर हम ये सोच लें, अपने ऊपर ले रहे हैं कि मेरी बहन भी किसी की बीवी होगी, मेरी बेटी भी कल को किसी की बीवी होगी, तो मैं अपनी बीवी पर तशद्दुद क्यों करूं? ये कोई सोच ले तो मैं नहीं समझती हूं कि ये ख़त्म नहीं किया जा सकता। सही जी। सलमा जी, आपके क्या ख्यालात हैं कि ये निसाब में या कोई तालीम और तरबियत के ज़रिए भी हमें अपने अपने किरदारों के हवाले से कुछ पढ़ाना चाहिए कि एक आइडियल हस्बैंड क्या होता है, आइडियल वाइफ क्या होती है, और क्या क्या तालीमात हमारे पास मौजूद हैं, इनको शेयर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और जहां हम अपने स्कूल के अंदर इकोनॉमिक्स सिखा रहे होते हैं, बजटिंग सिखा रहे होते हैं, आर्ट सिखा रहे होते हैं, होम इकोनॉमिक्स सिखा रहे होते हैं, तो काइंडली प्लीज़ एक बात हमारे घरों में बोली गई है, पंजाबियों का घर है, खाना बहुत मायने रखता है। तो रोटी पकाकर, पकी हुई रोटी तो बाज़ार से भी मिलती है और नौकर भी पका कर देता है। औरत को खाना खिलाना आना चाहिए, उसके आदाब हैं।
खाना खिलाने का मतलब ये उस वक्त तक जब तक के टेबल पे खाना लगता है आप कोई फालतू किस्म का आर्ग्यू नहीं करते हैं। हमारे यहाँ सारे आर्ग्यू टेबल पे होते हैं जी, सारे अल्हम्दुलिल्लाह सारा डिस्कशन वहां पर होता है। तो ये बहुत जरूरी है। मुसरत जी भी हंस रही, कोई मुझे लगता है कि याद आ गया नहीं कुछ। मुझे मेरे हस्बैंड ने ये बात कही, मैं साफ बोल रही हूँ, मुझे कोई डर ही नहीं पड़ी हुई। मुझे उन्होंने कहा कि सलमा खाना पकाना बड़ी बात नहीं है, नौकर भी खाना पकाता है, खाना खिलाना आना चाहिए। यानी उसमें वो प्यार होना चाहिए, आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि अगला भूखा है इस वक्त इसको खाना। और वैसे हमारे यहाँ कहा जाता है भूखा शेर दहाड़ता है, उसका पेट भर जाए फिर बात करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात बताओ, हम प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? आपने अपने बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत की, मैंने अपनी बच्ची की बहुत अच्छी तरबियत। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है बैलेंस ना रखने पे। बैलेंस रखें। आपको आपके हकूक बता दिए, अपने हकूक का नाजायज इस्तेमाल मत करें, ठीक है? आर्ग्यू मत करें। अगर आपके वो हकूक पूरे कर रहा है, अपने फराइज पूरे कर रहा है, तो आप उस पे वो उसका काम है आपको घर देना। चादर चार दीवारी वाली बात है ना, मर्द का काम है औरत को घर देना। घर जरूरी नहीं है, वो उसकी अपनी औकात के मुताबिक, जितना उसका सरमाया उसके मुताबिक वो घर देगा। आप बड़ी बड़ी लिस्टें बनाकर देते हैं, उसका काम है आप तक लिबास, आपकी जरूरियात पहुंचाना। आप अब ऐलान के जोड़े ऑर्डर करना शुरू कर दे तो फंस जाएगा ना बेचारा, क्या करेगा? उसको क्यों प्रेशराइज कर? इसी तरह औरत का काम है बच्चों की तरबियत करना, घर देखना, घर का माहौल पुरसुकून रखना, मर्द के लिए घर को जन्नत बनाना। फैमिली पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहती हैं? अच्छा, फैमिली पॉलिटिक्स में सबसे एक अच्छा क्लू दूंगी अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को। मियाँ और बीवी का एक ऐसा रिश्ता है, बता देती पूरा वाकया, तुम टाइम नहीं दोगे मुझे। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो अपना शौहर सिर्फ इस बात पे छोड़ कर आ गई कि मेरी सास ने मुझे पहली ईद पे जोड़ा नहीं दिया एंड मैंने अपने सर के बाल नोच दिए। उसने तलाक ले ली इस बात पे। मैंने कहा तेरा जोड़ा ज्यादा अहम रहा है, इतना मतलब लाखों कोई उसकी हमें मालियत नहीं लगा सकती तेरे मियाँ की, तो बंदा छोड़ कर आ गई। और उसका बंदा अगर वेडिंग एनिवर्सरी भूल जाता तो क्या होता? हाँ सोचो, और बच्चे हो चुके होते फिर। तो ये मैंने आपको कहा, फैमिली पॉलिटिक्स का तरीका कार ये है उसको खत्म करने का। चौराहा हम कहते होते, कहने का मतलब ये घर में जब जहाँ लाउंज होता है ना सारे, वहाँ खड़े होकर बात करें। मुझे एक चीज़ मेरी सास ने सिखाई थी, कमरे में बैठ के जिठानी से भी बात नहीं करनी। नंद से कहती, खाली जिठानी, नंद से भी नहीं बात करनी। कमरे में बात करनी तुमसे मुझसे कर सकती हो, नहीं जिससे बात करनी है लाउंज में बैठ के बात करो। तुम्हारे जेठ ने तुमसे कोई बात करनी है, तुम्हारे देवर ने तुमसे, लाउंज में बैठ के बात। अपने ससुराल में अपनी बहन से कमरे में बैठ के बात मत करो, लाउंज में बैठ के। मतलब किसी के दिल में ये बात ही ना है कि मेरी बुराई कर रही है, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा, अपने शौहर को जैसे ही वो घर में एंटर होता है, दफ्तर का बस्ता पकड़ के, उसने जूते नहीं उतारे होते, पानी का ग्लास पूछने के बजाय शुरू हो जाए, आपकी अम्मी ने ये कहा था, मैं फलां चीज कर रही थी, उसने ये कह दिया, आपकी बहन ये हरकतें मत करें। हाँ, डिस्कशन जरूर रखें, नो हाउ जरूर, बट माहौल को अच्छे, ये आप लाइटर मोड में भी कह सकते हैं। एक और बात बताऊं, आपने अपनी बीवी को कोई चीज बतानी है, ठीक है, आप भूल गए और सुबह वो डंडा लेके खड़ी हो गई, भाई मुझे क्यों नहीं बताया? भाई भूल गया ना, ये तुम्हारा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया था, ये नहीं कह सकती। बात करने का, मैंने कहा चीज को परसीव करने का और उसको एग्जीक्यूट करने का एक तरीका है। हाँ, ये देखें, ये बेसिक मैनर्स होते हैं जो मर्द को और औरत को, लेकिन ये कहाँ से सीखे जाते हैं? ये घर अपने घर में अपने माँ और बाप को करते हुए देखा जाता है। ये चीज अब आपको बताती हूँ, हमारे घर में जिठानी एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बेटी थी, जब वो ब्याही गई तो उसकी सास ने आके मुझे शाबाश दी, तुम देवरानी जिठानी बहुत अच्छे से रहती थी, तो इसलिए मेरी बहुएं बहुत अच्छे से। देखे ना कितनी अच्छी बात है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेक का वक्त हो गया। हाँ, वो तो मुझे पहले ही पता था, इसलिए बात। ब्रेक के बाद दोस्तों मुलाकात हो रही है दोबारा, आपसे कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में आज हम ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात के हवाले से बात कर रहे हैं। मुसरत नियाज़ी साहिबा और सलमा ज़फ़र आसिम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, अभी मुसरत जी, एक बहुत ही अहम पहलू है जो मैं अक्सर सोचता हूँ, तरबियत की जब भी बात होती है तो हमने अभी तक जो बात की है उसमें तरबियत का फ़क़दान भी नज़र आता है कि माँ बाप ने ना बच्चों को और ना बच्चियों को उस तरह की तरबियत दी जो उनके लिए एक घर चलाने के लिए काफ़ी थी। तो हर शख्स अपनी तरफ से अपनी औलाद को बेहतरीन तरबियत ही देता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि मतलब उसको वो मैक्सिमम जो उससे हो सकता है वो तो करता ही है?
देखिए, सबसे बड़ी बात है माँ बाप का जो बेसिक नीड है बच्चों के लिए और स्पेशली बच्चियों के लिए होती है बेहतर तालीम। और अपने समझ लें कि तरबियत के लिहाज से या अपने जो हाजत है, जो हैसियत है, उसके लिहाज से तो हर माँ बाप कोशिश करते हैं कि जो कुछ हम हासिल नहीं कर सके वो हमारी औलाद हासिल करे। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं है कि वालिदैन तरबियत में किसी किस्म की कमी छोड़ें, लेकिन वजह यही है कि मैंने आपको बार बार कहा है कि मैं वालिदैन को भी कसूरवार ठहराती हूँ। उसकी वजह यह है कि हम बेजा अपनी बच्ची को आज़ादी दे दें, और अगर बाप डांट रहा है कि नहीं जाना है इसको जा बजा, तो माँ कह रही है जाने दे। इसी तरह अगर बेटा है तो हम उसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस नहीं करते उसके दोस्तों का, कि वो किन दोस्तों में, किन लोगों में उठता बैठता है, उसके स्कूलिंग के दोस्त कैसे हैं, उसके कॉलेज के दोस्त कैसे हैं। ये चीज़ें बड़ा नेसेसरी रोल प्ले करती हैं। और मैं नहीं समझ सकती हूँ कि वालिदैन जो है ना किसी भी सूरत में कोई कमी छोड़ते हैं। लेकिन फिर मैं तो हर दफ़ा यही कहूँगी कि बाप का काम है रोज़गार कमा कर लाना। मेजॉरिटी सारी हर खातून तो जॉब नहीं करती ना, तो माँ का अगर वो जॉब कर भी रही है, ठीक है, अगर वो प्रोफेशनल है, कोई किसी चीज़ से मुंसलिक भी है, किसी भी शोबे से मुंसलिक है, देन भी उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है बाप की निस्बत कि वो अपने बच्चों पे, स्पेशली बेटी पर और बेटे पर चेक एंड बैलेंस करे। मैं नहीं समझती हूँ कि कभी भी कोई बच्चा या बच्ची की किसी भी किस्म की हरकत जो होती है ना, वो उसके तरीक़ाकार से नज़र आ जाती है माँ को, कि वो उसे किस तरह से छुप के रह सकती है। कोई भी बात माँ को छोटी छोटी चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए फेल फॉर, और अगर छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस नहीं लिया जाता तो फिर वही चीज़ें जो है ना बड़ी हो जाती हैं। और जब वो चीज़ बढ़ जाती है तो फिर जब कहते हैं ना चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो फिर करना क्या है हमें। तो जब चिड़ियाँ चुगने का इंतज़ार ना करें, बल्कि पहले ही दाने पे जो है ना अपनी औलाद को टोक दिया जाए, तो मैं समझती हूँ कि वो बेहतर है। सही। सलमा जी, आपकी इस हवाले से क्या राय है? जैसे अभी मुसरत जी ने भी ये सही कहा है कि कोई भी शख्स अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता अपनी औलाद में, और मतलब कोई भी माँ बाप हों, वालिदैन हों, वो ये नहीं चाहते कि हमारी तरबियत से हमारा बच्चा जो है वो कोई एक बुरा इंसान बन जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल करूं आपसे, आज के दौर की माँ और आज के दौर का बाप क्या तरबियत कर रहे हैं या सिर्फ उन्हें एटिकेट सिखा रहे हैं और तालीम दिलवा रहे हैं? वो तालीम जो किताबों तक है और जिसके मार्क्स जो हैं वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट के ऊपर हैं, आपके किरदार पर नहीं आ रहे। हम कहाँ पर, हम जा किस रुख पे रहे हैं? मेरी बहन जो बात कर रही है वो 100% ही है। हमारी कोशिश होती है हमारा बच्चा सबसे ऊपर हो, किरदार में, तालीम में, उसकी डिग्री, उसकी नौकरी, हर चीज़ में उसकी परफेक्शन हो। मेरी बेटी को तैयार होना आता हो, चाहे वो वेस्टर्न पहने चाहे वो ईस्टर्न पहने, उसे लोगों से बात करनी आदमी। क्या कर रहे हैं? तरबियत किधर है? मैं फिर वही बात कर रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हमें एटिकेट सिखा रहे हैं। ये जो तरबियत है ना, ये पहले माँ की गोद से शुरू होती है और फिर उस्ताद के पास जाती है। फिर उस्ताद उस जो तरबियत हुई थी उसे निखारता है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है यहाँ पर। हम सिर्फ और सिर्फ दुनियावी एक दूसरे की दौड़ में लगे हुए हैं। मेरे बच्चे ने फूफी के बच्चे से ज़्यादा नंबर लिए हों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा स्कूल ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ग्रेड्स पे जा रहा हो। सिर्फ और सिर्फ हमें तरीके सिखाने हैं, हम यही वो काम करना है। और जहाँ तक चोरी, झूठ, पहली गलती की बात है, उसकी बुनियादें पहले अपने घर से शुरू करनी है। आपको नहीं पता आगे जिनके साथ उनका वास्ता पड़ना है वो लोग किस तरह के हैं। कोई किसी को घर चलाना किस तरह, ये सिर्फ एक रास्ता बता देता है कि उसका तौर तरीका क्या होता है, हर किसी के साथ एडजस्टमेंट किस तरह करी जाती है। इससे ज़्यादा हम नहीं सिखाते। जहाँ हमने बात शुरू की थी फ़हीम कि हमारी जो इस वक्त के हालात है, हरासमेंट बहुत बढ़ गई है। मैं उसके लिए अपने व्यूवर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिनके अभी अभी बेटी पैदा हुई है, जिनके अभी अभी बच्चे पैदा हुए हैं, जो आगे नई नस्ल है, उन्हें करना क्या चाहिए? बेटा हो या बेटी हो, ये टच नहीं देना किसी और का। यहाँ से आपकी पहली तरबियत शुरू होती है। ये बात मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि मेरे पास बहुत सारी बच्चियाँ जिनके अभी अभी न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, तो वो मुझे कहते हैं हम कैसे समझाएं ये। मैं कह नहीं देना। बाप, दादा, नाना, माँ, इसके अलावा कोई नहीं है। माँ कोई नहीं हाथ नहीं लगाएगा जब तक कि बच्चा समझ ना जाए ये मेरा चचा और ये मेरा मामू है।
हाथ का भी लम्स नहीं देना, बुरा लगता है ओके, तो उनसे ये कहिए कि आप ही तो चाहते हैं इसकी तरबियत हो, आप ही तो चाहते हैं इसका भला रहे, आप ही तो चाहते हैं इसको कोई बाहर वाला तंग ना कर सके। तो ये तरबियत सबसे पहले अपने अपने घर से शुरू करनी है। हमने इस पर बहुत तहकीक की है और वो ये है, लेकिन उसके साथ साथ अपने बच्चों के साथ बैठें, बात करें, दोस्ती रखें। तरबियत करते हुए सबसे ज्यादा जरूरी है उनमें खौफ पैदा नहीं होना चाहिए। शौहर का बीवी के साथ डर और खौफ, बीवी का शौहर के साथ डर और खौफ नहीं होना चाहिए, वरना यही वो बच्चे सीखेंगे और वो खुलकर माँ से बात नहीं कर सकेंगे। और माँ बच्चे की चोरी बाप तक नहीं पहुंचाती। ये सबसे पहला बुनियादी काम है, ये कर लेंगे उसके बाद की हमें। बिल्कुल सही है, आपने जो बात की वो मैं तो ज़ाती तौर पे इत्तेफाक करता हूँ कि हमें सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए, हमें नसीहतें नहीं करनी चाहिए, हमें अमली तौर पे करके दिखाना चाहिए अपनी आने वाली नस्ल को, ताकि वो देखें और सीखें कि कैसे एक अच्छा इंसान बना जाता है। मुसरत जी, आखिरी लम्हात हैं, कोई ऐसा पैगाम जो देखने वालों को आप देना चाहें, वालिदैन को या बच्चों को या ख़वातीन को? मैं वालिदैन और स्पेशल अपनी जो यंगस्टर बेटियां और बेटे हैं उनके लिए ये कि सबसे मेन जो चीज़ है, आप अपने बड़ों से, स्पेशली माँ और बाप से झूठ ना बोलें। और माँ बाप से ये है कि जब भी बच्चा आपसे कुछ बोलना चाहे तो उससे टोके नहीं, उसे बोलने दें। और अगर कोई चीज़ गलत वो आपको बता रहा है कि बाहर मेरे साथ हुई है, तो उसको वहीं रोकें और वहीं उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, ना कि वो आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच मुसरत जी। सलमा जी, आपका भी बेहद शुक्रिया। और कोई भी मसला जो है वो ऐसा नहीं होता कि जिसका कोई हल ना हो, हल ज़रूर होता है, हमें सिर्फ तलाश करना होता है। कभी कभी हमें एक कदम आगे बढ़ के उस हल की तरफ जाना होता है और कभी एक कदम पीछे करके हमें उस हल के पास जाना होता है। तो थोड़ा सा सारी चीज़ों को साइड पर रख के अगर मस्बत अंदाज से सोचा जाए तो हम हर मसले को मिल के हल कर सकते हैं इस एक्सट्रीम बिहेवियर से निकल के। तो यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम के हवाले से जो फीडबैक है वो हमारे फेसबुक पेज पे www.facebook.com/newscafe पे ज़रूर दीजिएगा। फ़हीम अब्बास न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपको इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।